फ्रेंड्स, गौर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, इस पर ये वीडियो बनाया हुआ है। इसका टारगेट एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एमपी पुलिस के एग्जाम्स है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में सहायक होगा। देखिए, ये पहला ही जो मैंने आपको डाला हुआ है मैप, इसमें हम मैप में देख सकते हैं कि सारे पठार वगैरह सारी जानकारी दी हुई है कि कहाँ कहाँ कौन सा प्लेट्यू है। देखो, मध्य भारत का पठार यहाँ लिखा हुआ है, ये बुंदेलखंड का पठार, ये सारा बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का, और उसका परसेंटेज भी लिखे हुए हैं। तो ये आपको सबको याद करने हैं, ये काम के हैं आपके लिए। बघेलखंड का पठार जैसे 7% पार्ट ऑफ लैंड है हमारे, मतलब मध्य प्रदेश की जो पूरी भूमि का 7% भाग कहाँ पर है, बघेलखंड की भूमि है। इसी प्रकार से ये नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी बेसिन 86,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर कर रखा है यहाँ पर। और इसी तरह से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यहाँ 34,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, यह लिखा हुआ है धूपगढ़, जो कि हमारे जो हमारा महत्वपूर्ण जो पचमढ़ी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हम देखते हैं, हम इसको बारी बारी से देखते हैं। पूरा वीडियो बहुत लाभ देगा आपको, आप देखिएगा इसको। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, तो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश मुख्यतः पठारी प्लेट्यू प्रदेश है। ये याद रखने ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनता है इसका आपका मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में कि मध्य प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है, तो पठारी प्रदेश है, ये क्वेश्चन बनता। अब इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, उस भागों की बात करते हैं हम आगे। देखिए, मध्य प्रदेश सबसे पहला पार्ट जो हमने किया है उच्च मध्य प्रदेश। उच्च मध्य प्रदेश के भी हमने सब पार्ट किए हुए हैं, जैसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी का पठार। तो ये पूरे पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 इनका अलग से अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले देख, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उनकी बात करेंगे हम। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। अब देखिए, मध्य उच्च पठार, ये जो पहला वाला पठार था उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। मध्य उच्च पठार राज्य के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। तो उत्तर भाग में कौन सा आता है, मध्य प्रदेश का मैप जैसा आप लोगों ने देखा हुआ होगा, तो ऊपर का पार्ट जहाँ ग्वालियर वगैरह सीजन आते हैं, ग्वालियर वगैरह सिटीज आती है, वो उत्तर भारत का उत्तर पार्ट है, उत्तर पार्ट है मध्य प्रदेश का, उत्तरी भाग है। तो वहां से शुरू होता है उत्तर पश्चिम भाग और ये नीचे तक जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, जैसे कि मध्य भारत का पठार, इसमें मध्य भारत का पठार है, फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें क्या लिखा है, बुंदेलखंड, अरावली पर्वत और मालवा का पठार से घिरा हुआ ये भाग है। ये याद रखने योग्य बात है कि मध्य भारत का पठार को घेरते कौन कौन सी पठार है, तो बुंदेलखंड, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में मालूम होगा। इसका ज्यादातर भाग कहाँ पर है, राजस्थान के भागों में है, राजस्थान में है इसका ज्यादा से ज्यादा भाग, है ना। तो ये हिस्से हैं। अब इसके बाद आता है इसमें विंध्य प्रदेश समूह, शैल समूह का ये पठार 300 से 500 मीटर ऊंचाई धारण किए हुए है। कितने मीटर, 300 से 500 मीटर। इसमें इसी पठार में चंबल घाटी स्थित है, चंबल घाटी भी इसी पठार में स्थित है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, माने कॉन्टिनेंटल टाइप की है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। ये मध्य प्रदेश का जो भाग है, मध्य भारत का पठार, उसकी ये विशेषता है, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी। इसकी जो औसत वर्षा है, यहाँ पर औसत वर्षा जो होती है वो 76 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ थोड़ी कम वर्षा होती है तुलनात्मक रूप से। और प्रमुख शहर है मुरैना, शिवपुरी, भिंड तथा ग्वालियर। और यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है वह है मालनपुर, भिंड, इस भिंड जिले में आता है मालनपुर। वैसे ग्वालियर के पास में पड़ता है, पर आता भिंड जिले में है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है कि मालनपुर किस जिले में आता है। तो जो लोग बाहर के थे उन्होंने सही किया, और ग्वालियर के आसपास के इलाके वाले लोगों ने गलत किया ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैप भी बनाया गया है और मैप में इसको समझाया गया है कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन सा भाग आता है। तो ये लाइन डाली हुई है, ये वाली ब्लू कलर की, इसको हम डालेंगे मध्य भारत का पठार। तो यहाँ पर ग्वालियर का रीजन आ जाता है, भिंड का पोर्शन आ जाता है, और ये
मुरैना वगैरह पोर्शन पूरा इस एरिया में आता है। तो ये मध्य भारत का पठार है। इसके बाद आता है ये बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार लाल पीली मिट्टी नीस और ग्रेनाइट से बना है ना। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में, इसीलिए वहाँ की जो कृषि है थोड़ी पिछड़ी हुई है। बुंदेलखंड के एरिया में कृषि का पिछड़नपन का कारण भी यही है, लाल पीली मिट्टी होना। अब यहाँ पर देखिए प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का 7.7% लगभग पार्ट क्या है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। जलवायु वही महाद्वीपीय प्रकार की, और नदियाँ कौन कौन सी हैं, बेतवा, धसान, केन, सिंध आदि सब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर ऊंची है। और यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन सेंटर या स्थल जो है वो खजुराहो है, जो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं, आपने सुन रखे होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के शासकों ने ये बनवाए थे। ये खजुराहो जो है छतरपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। इसके बाद देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि मैप भी है इसका। तो इस मैप में देखिए बताया गया है, मैप बताया गया है, ये पूरा मैप है, ये पूरा पार्ट बुंदेलखंड का पठार का आता है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी भाग ये वाला शामिल हो जाता है। ललितपुर वगैरह जो एरिया है वो जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, ये पठार लावा मिट्टी से बना हुआ है। लावा समझते हैं ना, जो ज्वालामुखी या वोल्केनो से निकली हुई मिट्टी होती है उससे बना है, इसलिए बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ पर। और ये पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का, तथा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा है। साउथ की जो बाउंड्री या जो लाइन बनाती है वो कौन सी है, मालवा पठार की नर्मदा नदी बनाती है। इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर, और प्रमुख चोटियां हैं सिगार, जानापाव जो महू जिले में पड़ती है, धजार, और यहाँ आपको बता दें कि जानापाव पहाड़ी पर स्थित है बांचू पॉइंट, यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम स्थल भी है। इसके बाद इसकी प्रमुख नदियां जो है वो है चंबल, क्षिप्रा नदी, आपने सुना रखा होगा, उज्जैन में बहती है जो क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती, बेतवा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश की कुल भूमि का सर्वाधिक भाग 28.26% भाग घेरे हुए है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी होने के कारण ही यहाँ की जो कृषि है बहुत ही उन्नत है और काफी अच्छी प्रगतिशील अवस्था में है। गेहूं, गन्ना, कपास और सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। विशेषतर सोयाबीन और कपास यहाँ की मुख्य फसलों में गिनती की जाती है, और इसीलिए यहाँ इस वाले क्षेत्र को कपास सोयाबीन क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जलवायु यहाँ ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडों में ना अधिक ठंड पड़ती है, यहाँ की विशेषता है मालवा के पठार की। औसत बरसात जो होती है वो होती है 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच में, और औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। फायान जो चीनी यात्री था वो यहाँ की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहता है, कहा है उसने। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यूपी के एग्जाम में आया था, लेकिन याद कर लीजिए एमपी में भी आ सकता है। कर्क रेखा माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके मध्य में से होकर गुजरती है। मालवा का पठार प्रदेश के 16 जिलों में फैला हुआ है, और यहाँ स्थित सांची जो विदिशा के निकट है ना, पर रायसेन जिले में आता है। कौन से जिले में आता है, रायसेन। यहाँ पर बौद्ध स्तूप हैं, अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूप है यहाँ पर सांची में। और भीमबेटका भोपाल के निकट है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। मालवा का पठार का जो मैप देखें अगर हम थोड़ा सा, तो ये इस तरह से मैप है यहाँ पर, ये समझ लीजिए इस एरिया में मैप है इसका। तो यहाँ पर ये पाया गया इस एरिया में पूरे में, इसमें राजगढ़, विदिशा, सीहोर ये सारे क्षेत्र आते हैं।
इसके बाद देखेंगे जो रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार आएगा यहाँ पर। तो बिंद के कगारी क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला ये पठार दमोह, सतना, रीवा, पन्ना आदि जिलों में फैला हुआ है। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.37% लगभग पार्ट यहाँ पर है, ये घेरा हुआ है। ये पठारी प्रदेश है, माने प्लेट्यू प्रदेश है, माने ऊंचा नीचा स्थान है। बिंद सैलों से बना हुआ है, मतलब चट्टान, सैल यहाँ पर, सैलों का मतलब यहाँ पर चट्टानों से या रॉक से है। और प्रमुख नदियां हैं टोंस, कैन, सोनार और ब्यारमा। इस पठार को सफेद शेरों के लिए भी जाना जाता है। सफेद शेर, व्हाइट टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही हीरा उत्पादन, डायमंड प्रोडक्शन के लिए भी ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध रहा है। पन्ना की खदानें प्रसिद्ध रही हैं। वर्तमान में मझगवां की खदानें भी हैं, मझगवां वहीं पर पास में स्थान है, वहाँ की भी खदानें हैं जो हीरा उत्पादन में या डायमंड उत्पादन में बहुत नाम कमाती हैं। औसत बरसात जो है वो 125 सेंटीमीटर होती है और उत्तर पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है। उत्तर पश्चिम की ओर मीन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो ये कम होती जाती है। सतना जिले में चूना पत्थर तथा पन्ना में हीरा पाया जाता है। सतना जिले में चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज स्पेशली, वो सतना जिले में ही है। सतना, मैहर, कटनी, ये पूरा इलाका है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है और वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है सीमेंट उद्योग। इसके बाद इसके जो दर्शनीय स्थल है वो चित्रकूट है, मैहर है, सफेद बाग सफारी मुकुंदपुर सतना में है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये भी आ चुका है एमपीएसआई में, एक बार इसको देखिएगा। इसके बाद देखिए इसका मैप जो है वो इस तरह से है। ये रीवा पन्ना का पठार का ये वाला पूरा इलाका रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो जल्दी से याद होगा मैप के हिसाब से, है ना। और अगला देखेंगे इसमें नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में से लेकर उत्तर पूर्व तक सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल फॉर्मेट में फैली हुई है। यह नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी है, एक टाइप होता है घाटियों का, वैली के टाइप्स होते हैं, उसकी बात कर रहा है। बस इतना याद करना जरूरी है आपके लिए, ये पूछा जाता है। देखिए फिर उसके बाद आता है प्रमुख शहर जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, ये प्रमुख शहर हैं नर्मदा सोन घाटी के। और प्रमुख नदियां जो हैं वो नर्मदा है, सोन, तवा और शक्कर नदी यहाँ की फेमस नदी हैं। और यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। ये तो आप सभी को याद होगी कि जहाँ भी काली मिट्टी होती है वहाँ गेहूं की फसल अच्छी होती ही है। जलवायु मानसूनी है और औसत वर्षा कैसी है, 100 से 125 सेंटीमीटर। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। ये इसकी विशेषता है नर्मदा सोन घाटी की। इसका जो मैप है वो देखेंगे आप। मैप यहाँ पर ये बना हुआ है, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। नर्मदा और सोन घाटियों का क्षेत्र, यहाँ नदी बहती है नर्मदा और सोन। इसके साथ साथ ये बता दूं मैं, कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में से निकलती है, 14 जिलों में से होकर गुजरती है। जिलों के नाम है, इनको भी पढ़ सकते हैं। रतलाम है, उज्जैन है, आगर है, शाजापुर, राजगढ़, है ना, भोपाल, और ये सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये प्रमुख जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यहाँ के इसके बाद देखेंगे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, राजपीपला श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी। राजपीपला जो श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर तक, दर्रे तक जाती है। दर्रा मीन्स होता है पास, मीन्स जब कोई बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, पहाड़ी स्थान होते हैं जिनको हम ये बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना हिमालय पर्वत श्रृंखला, मतलब सीरीज का मतलब होता है बहुत सारे ऊंचे नीचे पहाड़। जो ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं उसमें से जो रास्ता बनाया जाता है उसको बोलते हैं दर्रा या पास। अब यहाँ पर आता है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी के मध्य श्रेणी बोलते हैं इसको, ये मध्य श्रेणी कहते हैं। ये ग्वाली घाट और महादेव श्रेणी इसमें आती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ जो वहाँ पर महादेव श्रेणी में ही स्थित है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो पर्यटन केंद्र है जिसको बोला गया है
पचमढ़ी, वो भी यहीं पर स्थित, इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसके बाद आता है मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मेकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल श्रेणी में ही है। जलवायु मानसूनी, औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी यहीं पर स्थित है, यहाँ पर 197 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। ये याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है यहाँ पर शुष्क मानसून वन पाए जाते हैं, मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें सागौन, सलाई, बांस, तेंदू, बीजा, शीशम, हर्रा, ये आंवला के वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है, खाद्य तेल उद्योग तथा कागज उद्योग यहाँ के फेमस उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योगों में खंडवा, बुरहानपुर शहर फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। और कागज उद्योग तो आपको मालूम ही होगा, नेपानगर बहुत प्रसिद्ध है। नेपानगर कागज, अखबारी कागज के लिए बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए इसका मैप है, जो उसको मैप को समझते हुए चलिए। ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये वाली ड्रॉ की हुई है लाइन, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी की लाइन है ना। इसको भी थोड़ा माइंड में सेट करके रखिएगा। तो इसके बाद आता है पूर्वी पठार। बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं इसको। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ सोन तथा जोहिला नदियां प्रवाहित होती हैं, और यहाँ सोन एवं जोहिला नदी, ये याद रखने वाली बात है, सोन एवं जोहिला नदी किस पठार में बहती है, तो पूर्वी पठार में बहती है। जलवायु मानसूनी है, यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बघेलखंड के पठार में मुख्य व्यवसाय यहाँ पर वनों पर आधारित है। यहाँ उत्खनन उद्योग में भी कार्य होता है, मीन्स का जो माइन का भी काम यहाँ पर ज्यादा होता है। अब औद्योगिक दृष्टि से ये एक पिछड़ा क्षेत्र है। अमरकंटक में ताप विद्युत माने थर्मल पावर स्टेशन है, और मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है इसको, सिंगरौली, वो भी यहीं पर है, सिंगरौली के बैडन में। कहाँ पर है, सिंगरौली के बैडन में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करने योग्य है। विंध्याचल बृहद ताप विद्युत गृह तथा अमलाई में ओरिएंटल पेपर मिल भी महत्वपूर्ण है। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में भी स्थित है। और उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो सफेद शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये बघेलखंड का पठार था, इसका ये मैप बना हुआ है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें आपका शहडोल, उमरिया, ये जिले महत्वपूर्ण हैं जो आते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।